नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। पेश है दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सुर्खियों के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और गरीबों से जुड़े 2 बड़े फैसले। संसद सत्र से पहले 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को मंजूरी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला। उनतीस नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के एजेंडे में 26 विधेयक, 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने, क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन समेत कई अहम बिल, अध्यादेश से जुड़े कई और अहम विधेयक भी सरकार की सूची में। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्यों को वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू उपायों को जारी रखने का निर्देश। पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर एहतियाती कदम उठाने की दी सलाह। दिल्ली सरकार का 29 नवंबर से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला। दुनिया के चौथे बड़े अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कल जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला। उत्तर प्रदेश बनेगा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य। नागर विमानन मंत्रालय ने इस साल के आखिर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं सामान्य होने की जताई उम्मीद। और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का भुवनेश्वर में आगाज। उद्घाटन मैच में बेल्जियम ने साउथ अफ्रीका को दी 5-1 गोल से मात। भारतीय हॉकी टीम का फ्रांस के साथ मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों और गरीबों से जुड़े अहम फैसले लिए गए। बैठक में कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से वापस लेने का निर्णय लिया गया। अगले हफ्ते में संसद सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। वहां पर दोनों सदनों में कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पिछले साल कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार कानून के साथ ही आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 बनाया गया था। लेकिन किसान संगठनों के लगातार विरोध के बाद इन कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपुरब के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। और उसके बाद आज जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। और पार्लियामेंट सेशन में भी हम इसको प्राथमिकता के आधार पर लाएंगे। और इधर किसान संगठनों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि एमएसपी समेत दूसरे बाकी मुद्दों पर भी सरकार बातचीत के लिए आगे आएगी। खुशी है, सब देश के किसानों को खुशी है कि जिसके के लिए आए थे वो बातचीत भारत सरकार सब शुरू हुई है और उन कामों पर अमल होना शुरू हो गया है। अभी और जो मामले हैं जब वे पूरे हो जाएंगे, जब खत्म करेंगे, 27 तारीख की हमारी मीटिंग है, उस पर हम अगला निर्णय लेंगे। केंद्र सरकार ने गरीबों को लेकर भी अहम कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया। कोविड महामारी के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिसंबर से लेकर मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार की योजना से देश के लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिला है। योजना में गरीबों को मार्च 2020 से लेकर अब तक 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। कोविड-19 महामारी के चलते जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना, उसमें
दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। और इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना के तहत शिक्षुता प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को वजीफा के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 5 साल में उद्योग और वाणिज्यिक संगठनों की ओर से लगभग 9 लाख प्रशिक्षुओं को ट्रेंड किया जाएगा। कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली, साथ ही दमन और दीव में बिजली वितरण और खुदरा आपूर्ति कारोबार के निजीकरण को भी मंजूरी दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए 26 विधेयक विधायी कामकाज के एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जिसमें से 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने और क्रिप्टो करेंसी से संबंधित विधेयक शामिल हैं। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में इसकी जानकारी दी गई। 17वीं लोकसभा का 7वां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मादक पदार्थ और मनः प्रभावी औषधि संशोधन विधेयक 2021 पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये विधेयक इससे संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया जा रहा है। इसके अलावा सत्र के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। ये दोनों विधेयक भी संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाए जाएंगे। सत्र के दौरान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021, मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास विधेयक 2021, विद्युत संशोधन विधेयक 2021, उत्प्रवास विधेयक 2021 भी पेश किए जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। सरकार बिटकॉइन समेत कई निजी डिजिटल करेंसी को विनियमन करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश करेगी और इसके लिए क्रिप्टो करेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। इसमें आरबीआई की ओर से जारी आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के सृजन के लिए सहायक ढांचा बनाने की बात कही गई है और भारत में सभी तरह के निजी क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जिससे क्रिप्टो करेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी और इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी के उपयोग के संबंध में ना तो कोई प्रतिबंध है और ना ही कोई नियमन की व्यवस्था है। सरकार के ऐलान के बाद आज बिटकॉइन समेत अन्य क्रिप्टो करेंसी के भाव में भारी गिरावट आई। ये गिरावट करीब 11% रही। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 3,61,000 मकान निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का मंजूरी और निगरानी समिति की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। अब तक इस योजना के तहत 1,14,00,000 मकानों के निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 89 लाख से अधिक का निर्माण किया जा रहा है और 52.5 लाख मकान लाभार्थियों को वितरित किए गए। इस मिशन के तहत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से अब तक कुल 7,52,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है। बैठक के दौरान आवास निर्माण को तेज करने और उसे समय पर पूरा करने की जरूरत पर बल दिया गया, जिससे 2022 तक सबके लिए आवास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। रणनीतिक रूप से अहम और पूरे देश से कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर जम्मू कश्मीर में कुल 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज जम्मू संभाग में 25 हाईवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। बेहतर सड़क संपर्क से विकास को तेजी देने की मुहिम के तहत 8 छोटी बड़ी टनल समेत 25 हाईवे परियोजनाओं में 257 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के लिए यहां पे अतिरिक्त परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे दूरी कम होने के साथ ही विशेषकर
भूस्खलन से होने वाली दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाली टनल में मरोग से डिगडोल, डिगडोल से खूनी नाला, रामबन से बनिहाल के बीच मोमपस्सी शेर बीबी टनल और 442 करोड़ रुपए की लागत वाली नाशरी से रामबन टनल बनेगी। इससे जम्मू से कश्मीर जाने में करीब 1.5 घंटा और बचेगा। जेवर एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो दिल्ली देश का पहला शहर बन जाएगा, जहां पे 70 किलोमीटर की रेंज में अब 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद हिंडन का है, जहां से घरेलू उड़ान संचालित होती हैं। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यहां एक साथ 178 विमान खड़े हो सकेंगे। पहली फ्लाइट यहां से सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक लोड कम हो जाएगा। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक रोजाना करीब 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलुरु का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। नागरिक विमानन मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली से 72 किलोमीटर दूर जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के एयर ट्रैफिक को कम करने में मददगार साबित होगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद होंगे। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों दिल्ली में हैं। आज ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुलाकात में ममता बनर्जी ने राज्य के विकास के विभिन्न मुद्दों के अलावा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हिंसा के मामले पर चर्चा की। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि त्रिपुरा में बिप्लब देब की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। हमारा स्टेट का कुछ इशू है, जैसे बॉर्डर संभालने के लिए बॉर्डर को सिक्योरिटी का जो काम है उसको करने दो। अगर स्टेट से ज्यादा मदद अपने मांगने चाहते हैं तो स्टेट आपको मदद करने के लिए देश का हित में तैयार है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर को अननेसेसरीली डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। इसको बारे में आप चर्चा कीजिए और बीएसएफ को जो आप जो कानून बनाया वो कानून को आप विड्रॉ करिए। और इससे पहले आज दोपहर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। एससीए काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट की 20वीं बैठक कल कजाकिस्तान की अध्यक्षता में वर्चुअल फॉर्मेट में नूर सुल्तान में आयोजित की जाएगी। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। एससीओ CHG की बैठक सालाना आयोजित की जाती है, जिसमें संगठन के व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर चर्चा की जाती है। बैठक में वार्षिक बजट को मंजूरी भी दी जाती है और इस बैठक में भी पिछले 2 दशकों में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करने और भविष्य में सहयोग की संभावना पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में एससीओ सदस्य देशों के HOG ऑब्जर्वर स्टेटस, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, तुर्कमेनिस्तान के कार्यकारी निदेशक और अन्य आमंत्रित अतिथि शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीआर राज्यों से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लागू उपायों को कुछ दिनों तक जारी रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले से स्थिति का अनुमान लगाकर प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए एहतियातन कदम उठाए जाने की जरूरत है। ये पूर्वानुमान सांख्यिकी प्रारूप और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनसीआर और इससे जुड़े इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के सुझाए कदमों के साथ ही घर से काम करना कुछ समय के लिए जारी रखें। अगले सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी और इसी बीच अगर प्रदूषण 100 AQI पर पहुंचता है तो कुछ प्रतिबंध हटा सकते हैं।
पराली जलाने के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव जैसे अधिकारियों को किसानों, विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के पास जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। सुनवाई की शुरुआत में सरकार ने कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपाय लागू किए गए हैं और स्थिति की कुछ दिनों में समीक्षा की जाएगी। वहीं राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता आज खराब श्रेणी में रही। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 280 दर्ज किया गया। और इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो नजर डालेंगे राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर। A statute enacted to provide for measures to prevent fugitive economic offenders. The absenteeism of such offenders was not only obstructing investigation in criminal cases, but it was also leading to waste of valuable time of courts. You are not convicting a person. You are the only test is, has a warrant been issued? This law, this PO Act, is necessary because the other acts which are there, it was taking long time. मनशनी गवशनी गुणशनी, अच्छे विचार, अच्छे बोली, अच्छी कर्म, ये हमारी पारसी धर्म की विशेषता है और कई अन्य विशेषता है। आप संसद टीवी पे मेरे साथ इसके बारे में कुछ ज्ञान लीजिए। बात होगी रांची संसदीय क्षेत्र के बारे में। यहाँ से सांसद हैं संजय सेठ। क्षेत्र की जनता से हमने वादा किया था, हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी और हम सब एक दूसरे के लिए काम करके और आपकी समस्या के निवारण के लिए हर विधानसभा में हम समाधान केंद्र खोलेंगे। आपको हम बताएंगे कि जलप्रपातों के शहर रांची का उन्होंने कितना विकास किया है। इससे पहले इतना नहीं हुआ था, कभी चेहरा नहीं देखते थे सांसद का। खुद गांव में जाकर के इतना समय देते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहाली कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 22.5 करोड़ सहयोग राशि का योगदान दिया। इस परियोजना के तहत उत्तराखंड में 478 स्कूल भवनों और 28 स्वास्थ्य केंद्रों का पुनर्निर्माण होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने आज कोयम्बटूर हवाई अड्डे से रोड शो निकाला, जिसमें भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बागी विधायक अदिति सिंह और आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा से बीएसपी विधायक वंदना सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी में जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा प्राक्कलन की आधारशिला रखी। 331 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत विरासत गलियारा का विकास किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड की ओर से पूरे प्रदेश में उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें नीतीश कुमार के 15 वर्षों की समर्पित जनसेवा की उपलब्धियों को बताया जा रहा है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अंतरिम राहत के रूप में 1000 करोड़ रुपए मंजूर करने की गुजारिश की है। साथ ही बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालयीय केंद्रीय टीम भेजने का अनुरोध किया है। बेंगलुरु शहर में बारिश से हुए नुकसान को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस बोम्मई ने बीबीएमपी कार्यालय में बैठक की। इसमें उन्होंने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया। दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तर 29 नवंबर को खुल जाएंगे। प्रदूषण को लेकर हुई बैठक में 27 नवंबर से 3 दिसंबर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को एंट्री देने का फैसला लिया गया है। साथ ही दिल्ली में 29 नवंबर से स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। कर्नाटक में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने राज्य में करीब 60 स्थानों पर छापेमारी की। 400 अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के 15 अधिकारियों के मंगलुरु, मांड्या और बेल्लारी स्थित ठिकानों की तलाशी ली। देश की सुरक्षा को देखते हुए भारत लगातार विध्वंसक युद्धपोत और पनडुब्बी निर्माण के क्षेत्र में तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में कल नौसेना को कलवरी क्लास की चौथी सबमरीन आईएनएस वेला मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में टीआरएफ कमांडर मेहरान समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। मेहरान शिक्षकों की हत्या में शामिल था। उत्तर प्रदेश के मेरठ में डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां डेंगू के मरीजों की संख्या 1600 से पार पहुंच चुकी है और इसमें आधे से ज्यादा मामले शहरी क्षेत्र में हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी डेंगू के मामलों में वृद्धि हुई है। अस्पतालों में इसको लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं सहित पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों का सामना करने के लिए हमें अपनी क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने आज आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम एक चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिदृश्य में रहते हैं, जहां देशों को प्राकृतिक आपदाओं सहित पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कोविड-19 जैसी महामारी शामिल है, जिससे निपटने के लिए मिलकर क्षमता निर्माण की जरूरत है। 27 नवंबर तक चलने वाले आपदा प्रबंधन कांग्रेस का उद्देश्य आपदा प्रबंधन पर विज्ञान, नीति और प्रथाओं पर बातचीत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 118 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटों में 76.58 लाख से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कोविड से स्वस्थ होने की जो दर है वो 98.33% हो गई है, जो कि पिछले साल मार्च के बाद से सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,949 रोगी स्वस्थ हुए और 9,283 नए मामले सामने आए। फिलहाल 1,11,481 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागालैंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, केरल, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लद्दाख को पत्र लिखकर साप्ताहिक कोविड जांच की संख्या कम होने पर चिंता जताई है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इन राज्यों में त्योहारों के दौरान आवाजाही बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में यहाँ ज्यादा से ज्यादा जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच में कमी से समुदाय में संक्रमण के बढ़ने के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर में लोकतंत्र के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के लिए भारत समेत लगभग 110 देशों को आमंत्रित किया है। 9 और 10 दिसंबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा। लोकतंत्र पर वर्चुअल समिट करने का निर्णय पिछले साल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहते हुए जो बाइडेन ने लिया था। उन्होंने भ्रष्टाचार और सत्तावाद से लड़ने और मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने के प्रयासों के लिए एक समान विचारधारा वाले देशों को एक मंच देने का लक्ष्य रखा। हालांकि अमेरिका ने रूस, चीन और तुर्की को नहीं बुलाया है, लेकिन ताइवान को आमंत्रण भेजा है। अरब देशों में मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर
और यूएई को भी आमंत्रित नहीं किया गया है। स्वीडन की संसद ने आज को मैग्डालेना एंडरसन को प्रधानमंत्री चुन लिया है। वो इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला होंगी। मैग्डालेना एंडरसन को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई नेता चुना गया। वो स्टीफन लोफवेन की जगह लेंगी। उन्होंने इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। स्वीडन की 349 सदस्यीय संसद में 117 सांसदों ने एंडरसन के पक्ष में, जबकि 174 ने विरोध में वोट किया। बाकी अनुपस्थित रहे। लेकिन स्वीडन के संविधान के अनुसार अगर कम से कम 175 सांसद खिलाफ नहीं हैं, तो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जर्मनी की अगली सरकार बनाने के लिए बातचीत कर रहे तीनों दलों के बीच गठबंधन समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है। पर्यावरणवादी ग्रीन पार्टी ने एक बयान में ये जानकारी दी है। राष्ट्रीय चुनाव में 26 सितंबर को मामूली जीत के बाद से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन पार्टी और फ्री डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत कर रही है। आने वाले हफ्तों में अगर पार्टी के सदस्य प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं तो 3 दलों का गठबंधन मौजूदा महागठबंधन और निवर्तमान चांसलर एंजेला मर्केल की क्रिश्चियन डेमोक्रेट्स पार्टी की जगह लेगा। मर्केल 5वें कार्यकाल के लिए होड़ में नहीं थी। मौजूदा वित्त मंत्री और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नेता ओलाफ शॉल्स उनका स्थान ले सकते हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ने प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए $30 करोड़ के कर्ज के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और एशियाई विकास बैंक ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख को मजबूत करने के साथ ही बेहतर करने के लिए $30 करोड़ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और मध्य प्रदेश शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इससे 5 करोड़ 10 लाख झुग्गी झोपड़ी बस्तियों सहित 25 करोड़ 60 लाख शहरी निवासियों को लाभ होगा। और न्यूजीलैंड आगामी महीनों में अपनी सीमाएं फिर से खोलेगा। न्यूजीलैंड सरकार ने आज इसकी घोषणा की है। सरकार ने जनवरी से विस्थापित निवासियों की वापसी और अप्रैल से पर्यटकों के आने की मंजूरी दी है। न्यूजीलैंड इसके साथ ही इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील समेत कुछ देशों को अत्यधिक जोखिम वाले देशों की सूची से हटा रहा है, जिससे इन देशों के लोग न्यूजीलैंड आ सकेंगे। कोविड-19 महामारी फैलने पर इस दक्षिण प्रशांत देश ने कई सीमा प्रतिबंध लगाए थे। पर्यटकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। और अब खेल की खबर। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का भुवनेश्वर में आज आगाज हो गया। गत विजेता भारत समेत इस टूर्नामेंट में इस बार कुल 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस बार वर्ल्ड कप में 4 पूल बनाए गए हैं, जिसमें हर पूल में 4 टीमों को शामिल किया गया है। प्रत्येक पूल में शीर्ष 2 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। भारतीय टीम पिछली बार की तरह इस बार भी जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरेगी। भारत ने 2016 में हुए पिछले वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी। इस लिहाज से भारत का पलड़ा अन्य टीमों के मुकाबले भारी है। आज के उद्घाटन मैच में बेल्जियम ने साउथ अफ्रीका को 5-1 गोल से मात दी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।